हेलो स्टूडेंट, क्लास 9th का मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम 24-25 सेशन का। तो इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। इसके अलावा प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, इंपॉर्टेंट PYQs है जो कि आपकी फाइनल एग्ज़ाम के लिए भी इंपॉर्टेंट होंगे, तो ज़रूर चेक करना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। तो चलिए इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। क्लास 9 मैथ्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम 24-25। तो इसका सेक्शन ए के क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को, अ रेशनल नंबर बिटवीन √2 एंड √3 इज। √2 और √3 के बीच में आपको एक रेशनल नंबर बताना है। ठीक है, अगर ये रेशनल नहीं बोलते, सिर्फ इनके बीच में बोलते, तब तब आंसर क्या हो सकता था। बट इन्होंने क्योंकि रेशनल बोला है तो स्पेशल आपको रेशनल नंबर लाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर ये कुछ नहीं बोलते, रेशनल नंबर नहीं बोलते, सिर्फ बोलते √2 और √3 के बीच में नंबर, तो जब भी दो नंबर्स के बीच का नंबर निकालना होता है ना, तो हमें क्या करना होता है। मान लो A और B दो नंबर है, उनके बीच का नंबर निकालना है आपको, तो आप क्या करते हो, इन दोनों नंबर्स का एवरेज कर देते हो, है ना, A + B/2। तो उसके अकॉर्डिंग तो आंसर ये भी हो सकता था √2 + √3/2, अगर क्वेश्चन में रेशनल नहीं लिखा होता, सिर्फ बोलते √2 और √3 के बीच में नंबर क्या है, तो ये भी आंसर हो सकता था। ए ऑप्शन भी ठीक था इसका, कि इन दोनों का एवरेज निकाल दो। बट क्वेश्चन में मेंशन किया गया रेशनल नंबर ही होना चाहिए, तो देखो ये रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि √2 और √3 कभी ऐड होगा नहीं, है ना, अनलाइक रूट्स है। तो ये इरेशनल, ये इरेशनल 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 ही बनाएगा, तो ये इरेशनल है। अगर क्वेश्चन में सिर्फ √2 और √3 के बीच का नंबर पूछते तो ये आंसर हो सकता था, बट कंडीशन दी है रेशनल नंबर की, तो ये एक रेशनल नंबर नहीं है। तो फिर आपको रेशनल नंबर देखो यहाँ पे दो है, एक ये है और एक ये है, तो इन दोनों में से कोई ना कोई एक आंसर है। तो हमें √2 की वैल्यू पता होनी चाहिए, 1.41 होती है ना, तो इसको याद करा करो। और √3 की वैल्यू होती है 1.732, और ये कभी एंड नहीं होती है, इसलिए ये दोनों इरेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब 1.4 और 1.7 के बीच में इन दोनों रेशनल नंबर में से कौन सा नंबर है जो 1.4 और 1.7 के बीच में आ रहा है। तो ये देखो 1.5 जो है ना, वो इन दोनों के बीच में आएगा। 1.8 तो 1.7 से बड़ा है, तो वो तो नहीं आएगा। तो यानी इन दोनों के बीच में जो रैशनल नंबर है वो 1.5 होगा। ठीक है, तो आपको सबसे पहले इन चारों में से रैशनल नंबर कौन कौन से दिख रहे हैं। ये दोनों ही तो रैशनल नंबर है, ये तो इर्रेशनल है ना। तो ये दोनों रैशनल है। अब सोचो √2 और √3 के बीच में ये आएगा कि ये आएगा, तो √2 की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए, √3 की वैल्यू आनी चाहिए, तो इनके बीच में 1.5 आएगा। 1.5 क्या है, एक रेशनल नंबर है, क्योंकि देखो रेशनल नंबर की डेफिनेशन आपको आती है ना, कोई भी ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, यानी पॉइंट के बाद जिसका डेसिमल एक्सपेंशन खत्म हो जाए, है ना, तो ये रेशनल होता है। ये देखो पॉइंट के बाद 5 पे ख़त्म हो गया ना, तो ये एक रेशनल नंबर है। या फिर 1.52, ये भी 2 पे ख़त्म हो गया, बट अगर 5252 रिपीट हो रहा होता तब भी ये एक रेशनल नंबर होता। 1.5252 सेम नंबर रिपीट हो रहा होता तब भी ये एक रेशनल नंबर होता। ठीक है, तो ये जो भी डेसिमल के बाद एंड हो जाते हैं या फिर सेम रिपीटेड होते हैं, तो वो रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। बट जब डेसिमल के बाद रिपीट भी सेम ना हो रहा और ख़त्म भी ना हो रहा हो, तो वो इरेशनल होते हैं, लाइक दिस, ये नंबर्स इरेशनल होते हैं, √2 √3। तो आपको तो इन दोनों के अंदर जो भी रैशनल आ रहा है वो आंसर था, तो C ऑप्शन इसका आंसर है। ठीक है, तो मैंने डिटेल में भी समझा दिया कि अगर ये कुछ नहीं बोलते, रेशनल नहीं बोलते, तब तो ये भी आंसर हो सकता था, बट क्योंकि मेंशन किया रैशनल, तो रैशनल तो ये दोनों ही है। अब ये दोनों में से ये वाला नंबर जो है इन दोनों के बीच में आएगा, तो आंसर है 1.5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे देखेंगे। तो ऐसे ही कंसेप्ट के साथ, डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको प्लेलिस्ट में मिलेंगे बहुत PYQs है, अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मिड टर्म क्वेश्चन पेपर, वो आपको ज़रूर करने हैं ताकि आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जाए। सिर्फ देखना नहीं है, आपको उसे प्रैक्टिस करना है अपने नोटबुक और पेन के साथ। ठीक है, पहले क्वेश्चंस को समझना है एंड देन फिर अपने आप क्वेश्चंस को करके देखना है। सेकेंड क्वेश्चन पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इरेशनल। कौन सा इसमें से इरेशनल है। इरेशनल अभी मैंने बताया था, जो नंबर कभी कंप्लीट डिवाइड भी ना हो और सेम रिपीटेड भी ना हो, यानी नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ वो नॉन रिकरिंग भी हो। लाइक √2 की वैल्यू देखो कभी सेम रिपीटेड भी नहीं होती और कभी ख़त्म भी नहीं होती। √3 ये कभी भी सेम रिपीटेड भी नहीं होगा और एंड भी नहीं होगा इसका, यानी कि नॉन रिपीटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं, है ना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं इरेशनल वाले। तो देखो √4/√9, पहला वाला नंबर को अगर मैं देखूँ √4/√9 को, तो √4 देखो, √4 तो आपको पता है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4 क्या होता है, 2 होता है। स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी कि 4
का स्क्वायर रूट करूँगी तो 2 × 2, 4 का मतलब 2 × 2, और पेयर में अगर कोई रूट में पेयर में है कोई भी नंबर तो वो रूट से बाहर आ जाएगा। तो √4 का 2 का पेयर बना तो 2 एक बाहर आ जाएगा। इसी √9 3 का पेयर बनाएगा, 3 3 जा तो 3 बाहर आ सकता है। तो यानी यहाँ से रूट हट चुका है ना, 2/3 विदाउट रूट है अब ये। तो ये विदाउट रूट जब नंबर आ जाए तो ये क्या होंगे, ये रैशनल होंगे, है ना। तो ए वाला ऑप्शन तो रैशनल है आपका। इसको भी सिंप्लीफाई करके देखो, क्या ये रूट से बाहर आ सकता है। तो √12 के प्राइम फैक्टर कर लो, 3 प्राइम फैक्टर तो करने आते होंगे, 12 के फैक्टर करो, 2 2 4 3 12, 3 तो अपने आप में एक प्राइम फैक्टर है। उसके बाद देखो अभी आपको मैंने बताया कि 2 का पेयर बन रहा है। जब भी रूट के अंदर किसी नंबर का पेयर बनता है तो वो रूट से बाहर आ जाता है, बट इसका पेयर नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा रूट के, है ना। और ये भी नीचे भी √3 है तो √3 से √3 कट के 2, यानी इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये 2 क्या एक रैशनल नंबर ही तो है, क्योंकि इसके अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना। कोई भी ऐसा नंबर जो p/q फॉर्म में हो बट q 0 ना हो तो वो रैशनल होता है। तो जितने भी इंटीजर्स वैल्यू होती है वो भी क्या होती है, रैशनल होती है। तो यानी इसको सिंप्लीफाई करके 2 आ रहा है तो ये भी रैशनल आया है। नेक्स्ट √7 देखो, √7 देखो कभी भी सिंप्लीफाई नहीं होगा, रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि इसके पेयरिंग नहीं बनेंगी। जैसे √4 की तो 2 की पेयरिंग बन गई थी ना, 2 2 बार आ गया था तो इसलिए 2 बाहर आ चुका था। बट 7 का तो कोई ऐसा प्राइम फैक्टर, मतलब इसको जब मैं प्राइम फैक्टर करूँ तो 7 × 1 तो इसके पेयर तो बनेंगे नहीं, तो ये जो रूट से बाहर आ ही नहीं सकता, तो ये इरेशनल नंबर है, ठीक है। और √81 तो आप कर सकते हो, ये आपको पता होगा, 9 9 ज़ा 81 को कैसे स्प्लिट कर सकते हो, 9 × 9। तो देखो 9 के पेयर बन रहे हैं तो वो रूट से एक 9 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। और ये भी क्या है, रैशनल नंबर है। तो आपको इरेशनल पूछा है तो √7 को सिंप्लीफाई नहीं हो पा रहा है तो इसलिए ये रूट से कभी बाहर ही नहीं आएगा, तो ये इरेशनल है। सी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 2 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। द वैल्यू ऑफ √6 × √27, इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। रूट वाली वैल्यूज़ को कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखो रूट में अगर मुझे क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करना है तो देखो आपको मल्टीप्लाई का एक रूल पता होगा। जैसे कि x पे अगर मान लो कोई पावर a है और y पे भी अगर पावर a ही है ना, अगर दोनों पे सेम पावर है तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को तो अंदर मल्टीप्लाई में ऐसे लिख के पावर को एक बार लगा सकते हो। ये एक्सपोनेंट के रूल होते हैं कि x पे भी वही पावर है जो y पे है, तो जो सेम पावर है वो एक बार लिख दो और फिर ये जो भी नंबर्स है इनको मल्टीप्लाई में अंदर लिख दो। तो सेम यहाँ पे भी देखो रूट, यहाँ पे भी रूट का मतलब समझते हो, रूट का मतलब 6 की पावर हाफ है और यहाँ पे 27 की पावर भी हाफ है। तो हम ऐसे नहीं लिख सकते 6 और 27 को तो अंदर लिख दे और हाफ पावर जो दोनों में सेम है वो एक बार में लिख दे। तो ये वाला जो एक्सपोनेंट का रूल है तो वही हमने किया, 6 और 27 को तो अंदर लिया और हाफ पावर जो है वो दोनों में इकट्ठी लगा दी, यानी हाफ पावर का मतलब दोनों में स्क्वायर रूट इकट्ठा लगा दिया। तो जब भी आपको दिखे कि मल्टीप्लाई में दोनों नंबर्स पे रूट है तो आप एक सिंगल रूट बना दिया करो और अंदर इन्हें मल्टीप्लाई किया करो। अब रूट में आपको इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसके प्राइम फैक्टर्स करने पड़ेंगे 6 और 27 के। तो 6 के प्राइम फैक्टर होते हैं 3 2 जा 6, 3 × 2। 27 की प्राइम फैक्टर करो 3 3 जा 9, 3 27 प्राइम फैक्टर तो सबको आते हैं ना करने। 27 3 पे जाएगा 9 पे, फिर 3 पे 3 पे, फिर 3 पे 1 पे, तो ये 3 3 3, तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स आ जाएंगे। ऐसे 6 के 3 2 जा 6 आ जाएंगे। अब मैंने आपको बोला था स्क्वायर रूट जब भी होता है तो आपको पेयर में से एक एक नंबर निकालना होता है। जैसे 3 का पेयर बन रहा है ना, ये 3 का पेयर बन गया, ये दो बार 3 आ गया। ऐसे इस 3 का भी पेयर बन गया तो इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, इस पेयर में से एक 3 बाहर आ जाएगा, बट ये पेयर में नहीं है तो ये अंदर ही रहेगा, रूट के अंदर ही रहेगा। तो देखो ये तो मल्टीप्लाई हो गया 3 3 जा 9, बट ये √2 है। रूट वाली वैल्यू कभी नंबर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, यानी ये विदाउट रूट है और ये रूट है तो अंदर जाके ये मल्टीप्लाई नहीं होगा, तो ये रूट एज इट इज़ रहेगा। तो ये आंसर ऐसे इनको ऐसे सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये आंसर क्या आएगा 9√2। सी ऑप्शन इसका आंसर है 9√2। सी ऑप्शन आंसर है। आई होप समझ आ रहा होगा डिटेल सोल्यूशन एंड कंसेप्ट भी मैं समझा रही हूँ कि ये एक्सपोनेंट के रूल कैसे लगाने हैं आपको, है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, कम से कम 500 लाइक्स तो बनते हैं तो इसके पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर दिया जाएगा। अभी फ़िलहाल इसका सेक्शन ABC कर रहे हैं हम। इफ़ x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ gx 3x² + x - k देन वैल्यू ऑफ k आपको फाइंड करना है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है ये वाला कि x + 2 इस पॉलिनोमियल का एक फैक्टर है, यानी कि x + 2 फैक्टर है अगर, तो x की जो भी वैल्यू इस फैक्टर से निकल के आएगी वो हमें इस पॉलिनोमियल में रखनी पड़ेगी। ठीक है, जब भी ऐसे बोले कि एक
ये वाला इसका फैक्टर है, तो पहले आप x की वैल्यू इस फैक्टर से निकाल लो। यहाँ x+2 को 0 के इक्वल रख के x की वैल्यू -2 आ जाएगी। देखो यहाँ प्लस है तो इधर आके माइनस होगा। अगर यहाँ -2 होता तो ये +2 हो जाता। अभी x+2 है तो x क्या आएगा -2, ये याद रखना। x+2 है तो x की वैल्यू -2 आ रही है, और अगर -2 होता तो यहाँ +2 होता। ठीक है, तो जो भी x की वैल्यू आई है, ये जो x की वैल्यू आई है वो आपको इस पॉलिनॉमियल में x के प्लेस में रखनी पड़ेगी। ठीक है, x की वैल्यू, इस फैक्टर से x की वैल्यू कितनी आ रही है -2, क्योंकि यहाँ +2 था ना x+2, तो ये वैल्यू -2 आ रही है। अब ये जो x की वैल्यू आ रही है इसको आपको इस पॉलिनॉमियल में x के प्लेस में रखना है। ठीक है, तो यानी ये g(x) है तो x की जगह मुझे क्या रखना है -2। तो यहाँ जहाँ जहाँ x दिख रहा है ना, x पे स्क्वायर, तो देखो x लिख के स्क्वायर लगा दिया और 3b एज इट इज़। फिर ये x की जगह -2 रख दिया। ये k तो नहीं है ना, ये तो x है, तो k को एज इट इज़ रख दिया। अब क्योंकि ये -2 रखने पे ये पॉलिनॉमियल क्या हो जाएगा, पूरा रिमाइंडर 0 दे देगा। तो इसका रिमाइंडर 0 आने का मतलब इस पूरे को जब मैं सॉल्व करूँगी तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0, क्योंकि इन्होंने बोला है ना कि फैक्टर है। अगर ये फैक्टर है तो इसमें x की जो भी वैल्यू हमने रखी इसके हिसाब से, तो ये रिमाइंडर कितना बचना चाहिए, रिमाइंडर बन रहा है ना, तो ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए 0। तो मेरे को जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो पहले इस फैक्टर से x निकाला करो, फिर x को यहाँ रखा करो, फिर x को रखने से इसको 0 के बराबर रखा करो ताकि k निकल जाए। ठीक है, या फिर रिमाइंडर, अगर रिमाइंडर मान लो बोलते हैं x+2 तो फैक्टर है बट रिमाइंडर 1 है, तो मैं इसमें x-2 की जगह x की जगह तो -2 रखती, बट रिमाइंडर फिर 0 नहीं रखती, फिर 1 रखती या 2, जो भी रिमाइंडर दिया होता है। यानी कि जो भी ये फैक्टर का x निकाल के इस पर रखा जाता है ना, ये रिमाइंडर होता है, ये जो आंसर आता है। अब क्योंकि ये कंप्लीट फैक्टर है, रिमाइंडर नहीं छोड़ रहा, तो यानी कि इसका रिमाइंडर कितना है 0 है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ये इसका फैक्टर है और आपको बोला है k निकालो, जस्ट इतना बोला है फैक्टर है और k निकालो, फैक्टर है तो मत समझ जाओ रिमाइंडर 0 आना चाहिए। तो x की वैल्यू यहाँ रखो और k निकाल लो। अब सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। पहले पावर को खोलो, -2 का स्क्वायर, देखो -2 का स्क्वायर मतलब -2 को 2 बार मल्टीप्लाई करना है ना, और 2 2 ज़ा 4 आएगा। और देखो माइनस अगर 2 बार है तो माइनस अगर 2 बार है तो इसका मतलब 2 माइनस अगर मल्टीप्लाई में होते तो प्लस का साइन बन जाता है। तो ये 2 2 ज़ा 4 प्लस का बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई किससे होगा 3 से। पहले पावर खुला करो फिर मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ कुछ साइन नहीं है ना 3 और x के बीच में, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। पहले पावर खोलो फिर मल्टीप्लाई करना। अब देखो ये प्लस माइनस 2 साइन जब एक साथ आ जाते हैं तो साइन किसका लगता है, माइनस का, है ना, तो ये -2 हो जाएगा एंड ये माइनस के इक्वल्स टू 0। अब पहले मल्टीप्लाई करना चाहिए, 3 4 ज़ा 12, माइनस का 2 माइनस का k इक्वल टू 0। इसके बाद आपको k निकालना है, तो k नंबर्स को सॉल्व कर लो। पहले ये नंबर है और ये भी नंबर है, तो 12 में से 2 प्लस माइनस कर दो, 12 - 2 10, और जो भी नंबर बड़ा होता है उसका साइन लगाया करो। हमेशा याद रखना जो भी नंबर बड़ा होगा उसका साइन लगेगा। तो प्लस माइनस पहले माइनस करो, और फिर इनमें से कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है तो इसमें प्लस का है तो इसमें भी प्लस का लग जाएगा, बट k पे माइनस का साइन है। अब ये k निकालना है तो k को तो यहीं रखो, तो इसका साइन तो एज इट इज़ यहाँ रहेगा, बट ये 10 को उधर भेजो नंबर को नंबर के पास, तो ये +10 है ना, तो इधर आके -10 हो जाएगा। तो ये माइनस से माइनस करके k की वैल्यू 10 आ जाएगी। तो सिंप्लीफाई तो आपको करना आता ही होगा आई होप। तो k की वैल्यू 10 है, जिसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, k = 10, सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो आपको बोला है कि इस पूरे का फैक्टर इनमें से कौन सा है, तो यानी कि मुझे पहले इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा, यानी कि इसको ये अभी फैक्टर फॉर्म में नहीं, क्योंकि माइनस है ना, इन दोनों के बीच में किसका साइन है, माइनस का। फैक्टर फॉर्म में लाने के लिए मुझे इसका माइनस हटाना है, तो इसको पहले मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो हमें पता है x + y² और x³ + y³ में क्या चीज़ कॉमन निकल सकती है। देखो x³ और y³ जब अलग अलग पे क्यूब होता है ना, तो इसकी एक फैक्टर वाली आइडेंटिटी होती है, 2.5 में होती है a³ + b³। ये तो a + b का होल क्यूब है और ये a³ + b³ है। तो आपको a³ + b³ की आइडेंटिटी अगर याद हो तो जब अलग अलग पे क्यूब होता है तो उसकी आइडेंटिटी होती है a + b a² - ab + b²। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखना। जब भी अलग अलग पे क्यूब होगा तो यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ प्लस और यहाँ माइनस हो जाएगा, और अगर यहाँ माइनस होता है तो यहाँ पे तो माइनस आ जाता है बट यहाँ पे प्लस आ जाता है। ठीक है, तो इसको तो आप ऐसे ही रखो। क्यों इसको ऐसे क्यों रखना है, क्योंकि इसको जब मैं इस आइडेंटिटी से खोलूँगी ना तो इसके अंदर ये अपने आप आ जाएगा x + y, तभी फैक्टराइज हो पाएगा। तो पहले मैंने इसको आइडेंटिटी वाइज खोलना है।
ए प्लस बी, यानी ए क्या है x है और b क्या है y है। क्यूब थोड़ी ना लोगे, a x है और b y है, तो x प्लस वाई, फिर a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर b का स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, और फिर a b यानी x y, और साइन यहाँ माइनस का, क्योंकि जब यहाँ प्लस होता है ना तो इधर माइनस होता है, और अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ माइनस होता और यहाँ प्लस होता। ठीक है, तो आइडेंटिटी आपको याद करनी है ये वाली। समझ आ गया? तो यानी कि मैंने इसको नहीं खोला, इस फॉर्मूले को नहीं खोला, इसको हमने क्योंकि इसका फैक्टर वाले फॉर्मूले में जब मैं खोलूँगी तो ये x प्लस वाई यहाँ भी आ जाएगा और यहाँ भी आ जाएगा, तभी फैक्टराइज हो पाएगा। तो यहाँ पे हमने इस आइडेंटिटी को अगर खोला तो ये आया, है ना। अब ये पूरा एक टर्म है, क्योंकि इसके अंदर बीच में मल्टीप्लाई है तो ये एक ही टर्म मानी जाएगी, और एक ये टर्म है और बीच में माइनस का साइन है, तो दोनों टर्म में से कॉमन क्या है, x प्लस वाई यहाँ 3 बार है और यहाँ कितनी बार है, 1 बार है ना। तो अगर यहाँ 3 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार बाहर कॉमन निकल जाएगा, है ना। इसमें से भी 1 बार कॉमन और इसमें से भी 1 बार बाहर कॉमन। अब अगर इसमें से, इस वाले में से मैंने x प्लस वाई 1 बार कॉमन बाहर निकाला, तो यहाँ 3 बार में से कितनी बार अंदर बचेगा, 2 बार बचेगा ना। इस पूरे, ये पूरा 1 बार बाहर है, तो ये 3 पावर है, तो अब अंदर 2 पावर बचेगी इसी की, है ना। और इसमें से देखो ये 1 बार है, तो ये तो इससे पूरा हट गया, कैंसिल हो गया, कॉमन ही, ये तो पूरा कॉमन है ना बाहर, तो इसमें से सिर्फ ये बचेगा, और बाहर माइनस है, बाहर माइनस है तो इसको अंदर पूरे ब्रैकेट में लगा दिया। ठीक है, ताकि अंदर जब ये माइनस अंदर जाएगा तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस है तो ये माइनस, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये आपको दिख रहा है, ये आइडेंटिटी खुल सकती है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस का भी और माइनस का भी कट गया, वाई स्क्वायर प्लस का भी और माइनस का भी, ये भी कट गया। तो ये 2xy और xy लाइक टर्म्स है ना, 2xy और xy, तो ये जुड़ जाएंगे, ये 3xy हो जाएंगे, और साथ में ये है। अब देखो, अब ये जो मैंने इसको पूरे को सिंप्लीफाई किया, तो ये अब पहले माइनस में था ना, यहाँ पे माइनस था ना इन दोनों के बीच में, अब ये माइनस देखो हट गया, और ये दोनों किस में आ गए, मल्टीप्लाई में आ गए। यानी कि ये भी एक इसका फैक्टर है और एक ये भी इसका फैक्टर है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में आ चुके ना, तो एक फैक्टर ये है और एक फैक्टर ये है। अब आपके ऑप्शन में या तो ये होना चाहिए या ये होना चाहिए। आंसर देखो, ऑप्शन देखो कौन सा है, ये तो नहीं आया, ये भी नहीं आया, एक्स वाई स्क्वायर भी नहीं, 3xy। देखो ये 2 फैक्टर आए, एक ये और एक ये, तो इसमें से ऑप्शन में आपको ये वाला दिया है। अगर ये वाला दिया होता तो ये भी आंसर हो सकता था, बट आपको ये वाला दिया है, तो 3xy आंसर है, डी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इन चारों में से कौन सा एक पॉलिनोमियल है। अच्छा, पॉलिनोमियल की कंडीशन आपको आनी चाहिए। तो देखो, पॉलिनोमियल इस एक्सप्रेशन को कहते हैं जब a x की पावर n, फिर b x की एक पावर n में से एक कम कर दो, फिर c में x की एक और पावर कम कर दो। मान लो यहाँ 2x की पावर 5 है, तो नेक्स्ट में 3x की पावर 4 हो जाएगी, फिर उससे नेक्स्ट में मान लो कांस्टेंट, तो कोफिशिएंट तो कुछ भी आ जाएंगे, बट x की एक एक पावर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, एंड लास्ट होते होते सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म बच जाएगी। तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को ना हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल में आपको दिख रहा है, पहले x 5 था, x 4 था, x 3 था, फिर x 2 होगा, फिर x 1 होगा, फिर x करते करते 0 बन जाएगा। तो ये जो भी एक्सप्रेशन है ना, ये पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के लिए जो n पावर है ना, ये जो ऊपर पावर है n, जो एक एक कम होती जा रही है, वो n हमेशा क्या होना चाहिए, एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। ये कंडीशन याद रखना, किसी भी पॉलिनोमियल के लिए जो पावर है n, वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। नेचुरल नंबर का मतलब समझ गए, या तो 1 हो या 2 हो, है ना, या 3 हो, क्या पता कांस्टेंट भी हो, 0 भी हो सकता है। नेचुरल मतलब क्या पता सिर्फ एक नंबर 2 हो, तो ये y इक्वल टू 2, ये क्या है, ये क्या एक पॉलिनोमियल है, y इक्वल टू 2, क्या ये एक पॉलिनोमियल है, ये तो एक आइडेंटिटी फंक्शन है ना। y इक्वल टू 2, नहीं y के 2 से चला जाएगा, हो सकता है, बट जनरली हम नेचुरल नंबर मान के चलते हैं। जो पावर है वो नेचुरल नंबर होनी चाहिए, यानी कि वो पावर 1 2 3 होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, फ्रैक्शंस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को देखूँ, x²/2 -2 x स्क्वायर, क्या ये इस एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो देखो, x²/2 में x की पावर तो 2 पॉजिटिव है, ठीक है, बट ये वाला x अगर मैं नीचे से ऊपर लेके आती हूँ, तो आपको रूल पता होगा कि x की पावर अगर नीचे 2 है तो ऊपर x लाओगे तो ये पावर ना +2 से -2 आ जाती है ना। जब भी आप x को
बेस को आप उल्टा कर रहे हो ना, रेसिप्रोकल कर रहे हो, तो ये पावर ना चेंज हो जाएगा साइन, तो ये x की पावर -2 हो जाएगी। तो x की पावर माइनस नहीं होनी चाहिए ना, अभी बताया मैंने, x की पावर 1 2 3 पॉजिटिव होनी चाहिए, और क्या नाम है, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए 1 2 3, फ्रैक्शंस भी नहीं होना चाहिए। बट ये तो x की पावर नेगेटिव आ गई, तो यानी ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट को देखो √2x - 1। अब देखो ये √2x, ये जो रूट लगा हुआ है ना, ये पूरे 2x पे लगा हुआ है, समझ आ रहा है। ये रूट जो है सिर्फ 2 पे नहीं है, ये x पे भी लगा रखा है इन्होंने पूरा। तो √2x अगर पूरे पे लगा हुआ है, तो अगर मैं √2x को दोनों को अगर अलग अलग करूँ, तो √2 को अलग करूँ, और x पे भी क्योंकि रूट लगा है, तो x का रूट का मतलब कितनी पावर होती है, हाफ पावर होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, x पे अगर रूट लगा है, तो यानी ये पावर कितनी शो कर रहा है, हाफ पावर शो कर रहा है, -1। तो देखो x की पावर हाफ आ गई, तो मैंने क्या कहा, x की पावर तो पूरा कंप्लीट नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 ऐसे नंबर होनी चाहिए, नेगेटिव भी नहीं होने चाहिए, फ्रैक्शंस भी नहीं होने चाहिए। तो ये तो फ्रैक्शन पावर आ गई ना, तो x पे फ्रैक्शन पावर नहीं हो सकती पॉलिनॉमियल होने के लिए, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, हाँ, अगर ये क्वेश्चन में √2x पे रूट नहीं लगा होता, सिर्फ √2 पे लगा होता, x पे नहीं लगा होता, अगर ये रूट सिर्फ 2 पे लगा होता, x पे नहीं लगा होता, तब तो x पे एक पावर मानी जाती ना, तब ये पॉलिनॉमियल होता, बट अभी ये x पे भी रूट लगा है, तो x की पावर हाफ लगा रखी है यानी इन्होंने, तो इसलिए ये एक पॉलिनॉमियल नहीं है। ठीक है, इससे नेक्स्ट वाले को देखते हैं। इससे नेक्स्ट वाला है x² + 3x की पावर 3/2 और x रूट में है। अब देखो आपको यहाँ √x दिख रहा होगा, तो आप देखते कहोगे ये देखो, ये तो फ्रैक्शन पावर है, बट पहले आप इसे सिंप्लीफाई करके देखो, क्या पता इसका फ्रैक्शन वाली पावर हट जाए, है ना। तो पहले मुझे अगर ये नीचे रूट नहीं होता ना, सिर्फ x 3/2 ऊपर ऊपर होता, तब तो ये बिल्कुल पॉलिनॉमियल नहीं होता, क्योंकि पॉलिनॉमियल की पावर x की पावर कभी फ्रैक्शन नहीं हो सकती थी। बट नीचे भी एक x की पावर हाफ है, तो पहले इसे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूँगी, तो देखो आपको एक्सपोनेंट के रूल पता होंगे, x दोनों में सेम बेस है ना, तो x बेस को मैंने एक बार लिखा, और ये जब भी डिवाइड हो तो सेम बेस पे जो पावर होती है वो माइनस हो जाती है डिवाइड में। x की पावर अगर a है और नीचे x की पावर b है, तो x को एक बार लिख के पावर को क्या करते हैं, माइनस करते हैं, ये एक्सपोनेंट के रूल होते हैं। ठीक है, तो x पे 3/2 में से ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, क्योंकि डिवाइड हो रहा है। अब ये 3/2 में से 1/2 को माइनस करो, तो 2/2 हो जाएगा, और 2/2 कट के 1 हो जाएगा, यानी x की पावर 1, और यहाँ x की पावर 2, तो दोनों देखो 1 एक जगह 1 है और एक जगह 2 है, तो यस, ये एक पॉलिनॉमियल है। ठीक है, ये एक पॉलिनॉमियल की यही तो कंडीशन होती है कि x की पावर आपकी कंप्लीट नंबर में होनी चाहिए, ना तो रूट में होनी चाहिए, ना फ्रैक्शंस में होनी चाहिए, और ना ही माइनस में होनी चाहिए। अब d को भी देख लेते हैं, वैसे तो हमें आंसर मिल गया, ये पॉलिनॉमियल है। ठीक है, इसको देखूंगी तो x देखो यहाँ पे नीचे है ना, डिवाइड में है, तो जब इस x + 1 को मैं ऊपर लाऊंगी, तो ये अगर 1 पावर पॉजिटिव में थी, तो अब ये पावर माइनस में आ जाएगी, तो x पे माइनस नहीं होनी चाहिए, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल नहीं है। तो आपको पूछा कौन सा पॉलिनॉमियल है, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। मैंने बहुत डिटेल सोल्यूशन के साथ आपको ये बताया है, इंपॉर्टेंट होता है ऐसा क्वेश्चन कि पॉलिनॉमियल है या नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, द नंबर ऑफ डायमेंशन ऑफ पॉइंट हैज़। एक पॉइंट के कितने डायमेंशन होते हैं, तो आपने बहुत जगह पे पढ़ा होगा, पॉइंट के कोई डायमेंशंस नहीं होती है, पढ़ा है ना, ये एक पॉइंट वो होता है जिसकी कोई डायमेंशन नहीं होती, यानी कि आंसर क्या होगा, 0 डायमेंशन। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन 7 का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे। इट इज़ नोन दैट x + y = 10 एंड x + y + z = 10 + z। द यूक्लिड एक्सियम दैट इलस्ट्रेट दिस स्टेटमेंट इज़। तो ये जो एक्सियम है, ये यूक्लिड का कौन सा एक्सियम है, ये पूछा गया है, तो आपको यूक्लिड के सारे एक्सियम्स आने चाहिए। तो फिलहाल हम इस एक्सियम को देखते हैं। देखो x + y 10 के इक्वल था, अब x + y पे भी मैंने z प्लस किया और 10 पे भी z प्लस किया, है ना, तो यानी दोनों साइड मैंने z प्लस किया, तो यानी कि इसको समझ सकते हो ऐसे कि अगर मेरे पास मान लो यहाँ 5 है, और हमें पता है 5 के इक्वल होता है ना, जैसे इन्होंने बोला कि ये इसके इक्वल है, तो 5 हमें पता है 5 के इक्वल है। अगर मैंने 2 को यहाँ प्लस किया और 2 को यहाँ भी प्लस किया, तो देखो ये 7 और 7 फिर से इक्वल आ जाएंगे ना, यानी कि अगर मैं इक्वल दोनों जगह पे प्लस कर रही हूँ या माइनस कर रही हूँ या मल्टीप्लाई कर रही हूँ, मतलब 2 से ही दोनों साइड प्लस कर रही हूँ या दोनों से माइनस कर रही हूँ या दोनों साइड को मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो अगर इक्वल्स मैंने दोनों साइड ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए या फिर मल्टीप्लाई किए या डिवाइड किए, तो जो होल आएगा वो भी इक्वल ही आएगा, है ना।
तो वही चीज़ यहाँ पे कर रहे कि x + y 10 था, मैंने दोनों साइड z इधर भी प्लस किया और इधर भी प्लस किया, तो मेरे ये साइड इसके क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। तो ये यूक्लिड का ना सेकंड एक्सियम होता है कि अगर इक्वल्स एडेड करें इक्वल्स में तो जो होल्स मिलेंगे आपको ये पूरे ये भी इक्वल होते हैं। तो ये सेकंड एक्सियम है। तो सेकंड एक्सियम है, यानी कि आपको एक्सियम पूछा है, बी ऑप्शन इसका आंसर है, सेकंड एक्सियम। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और मैं बताऊंगी कि ये जो मैंने अभी पॉलिनॉमियल की कंडीशन बताई थी AXN BXN -1, तो ज़रूरी नहीं पॉलिनॉमियल में नेचुरल नंबर से स्टार्ट हो, होल नंबर भी हो सकता है, यानी ये इसकी जो पावर है ना वो 0 भी हो सकती है। तो यहाँ पे जैसे अगर क्वेश्चन में आ जाए कि क्या 5 जो है वो पॉलिनॉमियल है, सिर्फ 5 दिया है, तो 5 एक पॉलिनॉमियल है, यस। क्यों? क्योंकि 5 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x की पावर, यहाँ x नहीं दिख रहा, यानी x की पावर कितनी है, 0 है। तो सिंगल अगर कांस्टेंट नंबर भी है ना तो भी वो पॉलिनॉमियल हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे x की पावर कितनी होती है, 0 होती है। यानी कि कांस्टेंट नंबर पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि उसमें x की पावर 0 है, यानी उसकी डिग्री 0 है। कोई भी कांस्टेंट अगर पॉलिनॉमियल क्यों है, क्योंकि उसकी x की पावर या उसकी डिग्री कितनी होती है, 0 होती है। तो यस, यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो भी पॉलिनॉमियल में कंडीशन होगी वो नेचुरल ना होगी, वो होल नंबर भी हो सकती है। ठीक है, तो वो 0 1 2 3 होगी, बट फ्रैक्शंस में नहीं होगी, नेगेटिव्स में नहीं होगी, है ना, फ्रैक्शंस में नहीं होगी, नेगेटिव में नहीं होगी। तो ये मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था कैसे नहीं होगा, तो आई होप समझ आ गया होगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। 3 और मोर लाइन्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट आर सेड टू बी। तो देखो यहाँ पे सिर्फ 2 लाइन इंटरसेक्ट नहीं बोली है, अगर 2 लाइन होती तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन होती, बट यहाँ बोला 3 और मोर लाइन्स जब सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसका एक स्पेसिफिक नेम होता है, ये आपको आना चाहिए उसका नाम। तो इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लो एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अब ये दोनों तो एक इस पॉइंट से पास इंटरसेक्ट हुई, बट तीसरी भी इसी पॉइंट से अगर इंटरसेक्ट हो रही है, उसके बाद चौथी भी इसी पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है। तो अगर बहुत सारी लाइन सेम पॉइंट से इंटरसेक्ट हो रही है तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। क्या कहते हैं उनको? कॉन्करेंट लाइंस। ठीक है, तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन अगर सेम पॉइंट से ही इंटरसेक्ट होके जाती है तो उनको हम कॉन्करेंट लाइंस कहते हैं। सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, राइट द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 65। ये तो बहुत बच्चों को आता ही होगा। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कैसे निकाले जाते हैं? जब भी दो एंगल्स का सम 90 हो तो उनको हम कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। अगर क्वेश्चन में होता सप्लीमेंट्री तो इन दोनों का सम कितना लेते? सप्लीमेंट्री में आपको 180 लेना होता है, याद रखना। बट कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो इन दोनों का सम 90, एक्स निकालना है आपको, तो एक्स निकालना है तो ये इसको 90 में से माइनस कर देना तो ये 25 आएगा। बट अगर सप्लीमेंट्री बोलते तो 180 में से माइनस करके निकलता आंसर। तो अभी फिलहाल तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री बोला है तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। बी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, POQ एक लाइन है। अब आपको यहाँ पे बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है, POQ लाइन है। अब लाइन में देखो यहाँ 3 एंगल बन रहे हैं। किसी भी लाइन में अगर जितने भी ज़्यादा एंगल बने तो वहाँ पे जितने भी एंगल बनते हैं ना एक लाइन के अंदर, उन सबका सम 180 होता है। तो इस लाइन के अंदर एक एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल बन रहे हैं तो तीनों का सम कितना होना चाहिए? 180 होना चाहिए। इसको लीनियर पेयर मत बोलना, लीनियर पेयर तब होता है जब एक लाइन के अंदर सिर्फ 2 एंगल बनते हैं, तब मैं इसको लीनियर पेयर बोलूँगी। अभी फिलहाल हम इसे एंगल सम इन लाइन बोलेंगे, ठीक है। तो ये वाला एंगल कितना है? 40। अब ये वाला एंगल वैल्यू वाइज तो नहीं दिया बट एक्सप्रेशन वाइज दिया है 4x, एंड ये वाला 3x दिया है, और इनका टोटल कितना होना चाहिए? 180। अब x आपको सॉल्व करना है तो इक्वेशन सॉल्व करनी तो आती होगी 4x और 3x को, तो x को x के साथ प्लस करो तो कितना हो गया? 7x। बट नंबर तो नंबर के पास जाएगा तो ये 40 यहाँ प्लस है, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा, फिर माइनस करोगे तो ये 140 आ जाएगा, एंड साइन जो भी बड़ा है ये बड़ा है तो इसका साइन ही लगेगा। वैसे एंगल हमेशा माइनस में नहीं होते, पॉजिटिव ही होते हैं, ठीक है। अभी 7x से x निकालना है तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो 7 डिवाइड में चला जाएगा, 20 आंसर होगा इसका। ए ऑप्शन इसका आंसर है। x निकालना था आपको तो ए ऑप्शन इसका आंसर है 20 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल्स। इनमें से कौन सा कॉन्ग्रेंसी का क्राइटेरिया नहीं है? तो देखो कॉन्ग्रेंसी के मैंने बहुत बार बताया आपको, कॉन्ग्रेंसी के आपके 4 क्राइटेरिया होते हैं। या तो तीनों साइड, 2 ट्राइंगल की तीनों साइड आपस में इक्वल होंगी, या फिर 2 साइड और उनके बीच का एंगल, 2 साइड और उनके बीच का एंगल, या फिर 2 एंगल और उनके बीच में जो साइड आएगी, या फिर RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड दूसरे के कॉरस्पॉन्डिंग के इक्वल होनी चाहिए। तो ये 4 कॉन्ग्रेंसी के क्राइटेरिया होते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना, साइड एंगल बीच में होना चाहिए, एंगल साइड बीच में होनी चाहिए, यानी 2 एंगल्स के बीच में जो साइड है
दो साइड्स के बीच में जो एंगल है। तो ये वाला क्राइटेरिया देखो ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पे दो साइड और उनके बीच का एंगल नहीं दिया, एंगल बीच में आना चाहिए था। तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं है कॉन्ग्रुएंसी का, तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। आपको पूछा नॉट अ क्राइटेरिया, ठीक है, यहाँ पे बोला नॉट अ क्राइटेरिया, नहीं होना चाहिए, तो ये वाला क्राइटेरिया नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रायंगल एबीसी और ट्रायंगल पीक्यूआर में आपको ए बी और ए सी बराबर दिए हुए, ए बी और ए सी बराबर दिए, और साथ में एंगल सी एंगल पी के इक्वल दिया है। ये वाला करेक्शन मत करना, जो लिखा है वही देखेंगे हम। ए बी ए सी के बराबर है और सी यहाँ पे पी दिया हुआ था, सी पी के बराबर है और बी क्यू के बराबर है। आपको पूछा टू ट्राइंगल्स कैसे हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख देते दिया क्या क्या है हमें क्वेश्चन में। हमको बोला है एंगल बी और सी बराबर है ना, हमें क्या बोला है, एंगल बी और क्यू बराबर है बोला है। सबसे पहले हमें दिया है एंगल बी और क्यू बराबर है, और हमें साथ में ए बी और ए सी भी बराबर दिया हुआ है ना। तो अगर ए बी, इस ट्रायंगल में ए बी और ए सी बराबर दिया है, तो आपको पता है सामने सामने साइड इक्वल है, तो सामने सामने वाले एंगल भी तो इक्वल होने चाहिए। तो ये मैंने अपनी तरफ से लिख दिया कि अगर ये इक्वल है तो ये सामने सामने वाले एंगल भी इक्वल होना चाहिए सेम ट्रायंगल में, है ना। बट हमें बी सी के बराबर हमने निकाला, बट बी हमें किसके बराबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्यू के बराबर। तो इससे हमें पता चलता है कि बी सी के भी बराबर है, बी क्यू के भी बराबर है, तो सी और क्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, है ना। तो हम बोल सकते हैं कि सी और क्यू भी बराबर हो जाएंगे। अब देखो सी क्यू के बराबर है, बट आपको सी क्वेश्चन में पी के बराबर भी दिया हुआ है ना, ये पी है, ये करेक्शन नहीं करनी, सी पी के बराबर है। तो बट क्वेश्चन में तो सी पी के बराबर भी दिया हुआ है, तो पी और क्यू भी आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। यानी कि दूसरे ट्राइंगल में भी पी और क्यू भी आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए, है ना। तो पी और क्यू के बराबर है, अपोजिट एंगल बराबर है, तो अपोजिट साइड कौन कौन सी बनती है, क्यू आर और पी आर, है ना। इसके अपोजिट कौन सी साइड बन रही है, पी आर और क्यू आर, यानी ये वाला ट्राइंगल भी कैसा हो गया, ये वाला ट्राइंगल भी आइसोसेलेस हो गया। एबीसी तो ऑलरेडी था ही आइसोसेलेस, ये तो क्वेश्चन में दिया ही हुआ था, बट ये भी हमने प्रूव कर दिया ये आइसोसेलेस है। बट यहाँ से ये प्रूव नहीं होता कि ये कॉन्ग्रेंट है। क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि ये वाली साइड अपनी ही साइड के इक्वल दे रखी है, इस वाले के कॉरेस्पॉन्डिंग थोड़ी ना इक्वल दे रखी है ना। हाँ, अगर ये बोलते इसकी ए बी इसकी पी क्यू के बराबर है, तब हम बोलते कि ये वाला इसकी बी सी और पी क्यू बराबर होनी चाहिए, दो एंगल्स के बीच की साइड ये, या बी सी और पी क्यू अगर बराबर दी होती क्वेश्चन में, दो एंगल्स और उनके बीच की साइड अगर बी सी और पी क्यू अगर इक्वल दी होती, तब हमारा ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट भी होता। फिलहाल हमें तो इसी साइड की साइड इक्वल दी हुई है, तो यहाँ से ये भी आइसोसेलेस बनता है और ये भी आइसोसेलेस, हमने प्रूफ कर दिया। ये इतना सारा करना नहीं है, ये हमें माइंड में सोचना होता है, ठीक है। तो ये दोनों आइसोसेलेस आ रहे हैं, कॉन्ग्रेंट नहीं आ रहे हैं, तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। आइसोसेलेस तो है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। कॉन्ग्रेंसी होने के लिए सेम साइड नहीं इक्वल होनी चाहिए, सेम ट्राइंगल की, इस ट्राइंगल की उस ट्राइंगल के, वो भी कौन सी वाली, अगर मैं देखूँ ये दो एंगल बन रहे हैं इधर इधर, तो ये वाली साइड इसके बराबर आनी चाहिए थी। अगर ये दी होती तब ये कॉन्ग्रेंट भी होते। तो फिलहाल ये सिर्फ आइसोसेलेस है बट कॉन्ग्रेंट नहीं है, ए ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, फॉर ड्राइंग अ फ्रीक्वेंसी ऑफ पॉलीगन ऑफ ए कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वी प्लॉट द पॉइंट हुज ऑर्डिनेट्स आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द रिस्पेक्टिव क्लासेस एंड एब्सिस आर। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, पॉलीगन बोला है ना। पॉलीगन में आपको बोला है कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का पॉलीगन बनाना है, और आपको बोला है कि जो ऑर्डिनेट्स है वो तो फ्रीक्वेंसीज होती है। ऑर्डिनेट का मतलब समझते हो, वाई एक्सिस को कहते हैं। ऑर्डिनेट तो फ्रीक्वेंसी होती है, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे तो हम फ्रीक्वेंसीज को शो करते हैं। यस, पॉलीगन बनाते वक्त हम फ्रीक्वेंसीज को कहाँ शो करते हैं, ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस पे। और जो एब्सिसा होता है वो कहाँ शो करते हैं, तो अभी फिलहाल देखते हैं इसको पॉलीगन को। तो देखो पॉलीगन जब भी हमें बनाना होता है ना, कभी भी हमें पॉलीगन बनाना हो तो हम वाई एक्सिस पे हमेशा फ्रीक्वेंसीज लेते हैं, ये आपको याद रखना है। और एक्स एक्सिस पे ना हम क्लास इंटरवल नहीं लेते, क्लास मार्क्स लेते, ये याद रखना। पॉलीगन अगर मैं डायरेक्ट बनाना चाहती हूँ तो मेरे को एक्स एक्सिस पे क्या लेना पड़ेगा, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क आपको पता है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाई 2 करके निकलता है। कोई भी क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर और अपर को ऐड करो, 2 से डिवाइड करो। तो यानी मेरे को पॉलीगन बनाने के लिए क्लास इंटरवल से ना पहले क्लास मार्क्स निकालने पड़ेंगे, और फिर क्लास मार्क निकल जाते हैं तो उसको हम एक्स एक्सिस पे प्लॉट करते हैं। तो ये पॉलीगन बनाने के लिए कंडीशन याद रखा करो, फ्रीक्वेंसी इसको वाई एक्सिस पे दिखाना होता है और एक्स एक्सिस पे हमें क्लास मार्क को दिखाना होता है। अब आपको ये पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आप कर चुके हो, एब्सिसा मतलब एक्स एक्सिस होता है, एक्स की वैल्यू होती है, और ऑर्डिनेट मतलब वाई। कोई भी कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई है तो उसमें एक्स क्या होता है, एब्सिसा, और जो वाई पॉइंट होता है
वाई कोऑर्डिनेट होता है जो, वो ऑर्डिनेट कहते हैं उसको। तो मेरे को एब्सिसा में पूछा है क्या होना चाहिए, तो अभी मैंने बताया ना एक्स, एब्सिसा मतलब एक्स, एक्स में क्या होना चाहिए, क्लास मार्क। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है, क्लास मार्क। अगर और वाई एक्सिस पे पूछते तो फ्रीक्वेंसी, और अगर एक्स पे पूछ लिया तो आपको याद रखना है क्लास मार्क। एक्स को और क्या कह सकते हैं, एब्सिसा बोल सकते हैं। तो इसका आंसर है सी ऑप्शन। इन्होंने यही पूछा एब्सिसा में क्या होना चाहिए पॉलीगन के, तो वहाँ पे क्लास मार्क होना चाहिए। अगर यहाँ पॉलीगन की जगह हिस्टोग्राम होता, मान लो इस क्वेश्चन में पॉलीगन ना होके अगर मेरे को इसी क्वेश्चन को हिस्टोग्राम में पूछ लेते, हिस्टोग्राम में, तो हिस्टोग्राम में ध्यान रखना, हिस्टोग्राम में यहाँ तो वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी ही शो करनी होती है, बट यहाँ पे जो एक्स एक्सिस होता है ना, यहाँ पे आपको क्लास इंटरवल शो करनी होती है। क्या दिखानी होती है, क्लास इंटरवल, ये याद रखना। अभी फिलहाल पॉलीगन के लिए पूछा है तो एक्स एक्सिस पे आपको क्लास मार्क दिखाना, और क्लास मार्क कैसे निकलता है, लोअर लिमिट अपर लिमिट को डिवाइड प्लस करो, 2 से डिवाइड करो। क्लास मार्क निकालने के लिए लोअर अपर डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे हिस्टोग्राम होता तो एक्स एक्सिस पे क्लास इंटरवल होती, बट पॉलीगन है क्वेश्चन में तो क्लास मार्क होगा। आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, हिस्टोग्राम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को। हिस्टोग्राम अभी बताया ना मैंने, हिस्टोग्राम में ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होनी चाहिए, अपर लिमिट होनी चाहिए क्लास की सिर्फ, कि कॉन्टिन्यूस क्लासेस होनी चाहिए, डिसकॉन्टिन्यूस क्लासेस होनी चाहिए, कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो देखो अभी मैंने बताया कि नीचे जो होता है यहाँ पे क्लास इंटरवल होने चाहिए, और वो भी ना 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, यानी इक्वल, यानी कि कॉन्टिन्यूस क्लासेस होनी चाहिए। 0 से 10, 10 से 20, यानी कि गैप नहीं होना चाहिए क्लास। यहाँ पे अगर ये 0 से 10 है ना, तो 10 से फिर 20 कॉन्टिन्यूस चलना चाहिए, 20 से 30 तो कॉन्टिन्यूस क्लासेस होनी चाहिए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है, बी ऑप्शन आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 16 क्वेश्चन, इन फिगर डी एंड ई आर द मिड पॉइंट ऑफ ए बी ए सी। देखो यहाँ डी ए बी का मिड पॉइंट है, ई ए सी का मिड पॉइंट है। अब इसके बाद बोला है कि लेंथ ऑफ डी ई आपको निकालना है। तो जब भी ऐसे मिड पॉइंट वाले क्वेश्चन आते हैं किसी ट्राइंगल में, तो आपको एमपीटी मिड पॉइंट थ्योरम आती होगी। मिड पॉइंट थ्योरम क्या है, देखो डी आपको बोला है ए बी का मिड पॉइंट है, ई आपको ए सी का मिड पॉइंट बोला है। तो किसी भी ट्राइंगल में, ए बी सी ट्राइंगल में, अगर डी मिड पॉइंट है ए बी का और ई मिड पॉइंट है ए सी का, तो ये जो डी ई लाइन होती है ना, ये मिड पॉइंट थ्योरम कहती है कि ये डी ई लाइन इस वाली बी सी लाइन के क्या होगी, पैरेलल भी होगी, और इस बी सी लाइन के ये जो डी ई मिड पॉइंट से जो लाइन बनती है बी सी की हाफ होती है। ये मिड पॉइंट थ्योरम होती है, इसको याद रखो। तो जब भी आपको दो साइड के मिड पॉइंट दिए हो, तो ये जो लाइन जो जुड़ती है मिड पॉइंट वाली, ये इस तीसरी लाइन के पैरेलल भी होती है और हाफ भी होती है। तो मेरे को ये बी सी दी हुई है 8.2 और मुझे डी ई निकालनी, तो हाफ कर दो तो 4.1 आ जाएगा सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, तो ये 4.1 सेंटीमीटर आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। अ डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टेंगल एट 25, द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे, बट ये इतना बड़ा क्वेश्चन करना नहीं होता है, मैं आप समझा रही हूँ इसलिए थोड़ा बड़ा लग रहा होगा आपको, बट आप जिनको बच्चों को आता है वो जल्दी रफली इसको कर करके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन में क्या है कि डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इंक्लाइन टू वन साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। देखो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है कि एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये रेक्टेंगल है। अब इसमें ये इसके डायगोनल्स होंगे, है ना, डायगोनल्स तो सबको बनाने आते होंगे, ये डायगोनल्स होते हैं। ए बी सी डी अगर रेक्टेंगल है तो डायगोनल हमेशा अपोजिट वर्टेक्स से बनते हैं, यानी हमेशा ए बी सी डी डायगोनल हमेशा याद रखना, ए के साथ सी आना चाहिए और बी के साथ डी आना चाहिए। ये हमेशा डायगोनल ए सी और बी डी ही बनेगा। अगर ए बी सी डी रेक्टेंगल है, ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो डायगोनल ए सी और बी डी बनेगा, ठीक है। तो ए सी और बी डी, अब इन्होंने बोला है कि जो ए सी और बी डी डायगोनल्स है ना, वो जो भी डायगोनल है वो एक साइड से कितने एंगल पे इंक्लाइंड है, 25 पे। यानी ये जो डायगोनल है ना, ये डायगोनल इस साइड से, या ये वाला डायगोनल इस साइड से कितने पे इंक्लाइंड है, डायगोनल एक साइड तो ये है ना, डायगोनल ये है, साइड ये है, तो ये कितने पे इंक्लाइंड है, 25 पे। या ये वाला डायगोनल इस पे 25 पे है ना, तो ये 25 पे, तो इधर या तो इसको बोल दो 25 या ये भी 25। वैसे भी समझ लो कि ए बी सी डी रेक्टेंगल है, तो दोनों डायगोनल्स क्या होने चाहिए, रेक्टेंगल के डायगोनल्स तो बराबर होते हैं। तो अगर मैं दोनों का हाफ हाफ करूँ, इसका भी, तो इसका हाफ करने पे ए ओ आ जाएगा, क्योंकि डायगोनल क्या करते हैं, बाइसेक्ट भी तो करते हैं। तो अगर ए ओ सी के बराबर है तो हाफ ए सी करूँगी तो ए ओ मिलेगा, या ओ सी भी मिल सकता है। तो इन दोनों का मैंने हाफ हाफ किया, तो मुझे इस साइड इसका आधा करने से ए ओ मिल जाएगा और इसका आधा करने से ओ भी मिल जाएगा, जिससे क्या होगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, है ना, ए ओ और ओ भी। और अगर सामने सामने इक्वल है तो ये
ये एंगल्स क्या हो जाएंगे इक्वल। तो चाहे आप ये वाला इंक्लाइन 25 ले लो, चाहे ये वाला, या दोनों ही आप याद रखो। MCQ है तो आपको याद भी रखना कि ये एंगल इसके बराबर ही होगा क्योंकि डायगोनल इक्वल है ना। तो ये 25 आ गए। अब आपको ये क्या दिख रहा है, ये एक ट्राइंगल दिख रहा है ना, ये क्या दिख रहा है, एक ट्राइंगल दिख रहा है AOB ट्राइंगल में आपको ये दोनों एंगल पता चल गया, तो ये तीसरा नहीं निकल जाएगा। ये तीसरा निकालने के लिए 25 AOB निकालना है, 180 टोटल 180 होता है ट्राइंगल। तो ये 50 यहाँ जाके माइनस हो जाएगा, तो ये AOB कितना आ गया 130। जबकि AOB एंगल बना है ये किससे बना है, डायगोनल के इंटरसेक्शन से बना है ना, लेकिन मेरे को ऑब्ट्यूज नहीं मिला है। 130 तो कैसा होता है ऑब्ट्यूज, मुझे ऑब्ट्यूज नहीं निकालना, मुझे एक्यूट बोला है। तो निकालना था डायगोनल के बीच में ही, बोला क्या है एंगल तो डायगोनल के बीच में ही निकालना है, लेकिन एक्यूट होना चाहिए। तो अगर ऑब्ट्यूज एंगल डायगोनल के बीच का, ये डायगोनल के बीच का ऑब्ट्यूज एंगल अगर 130 है तो मुझे ऑब्ट्यूज नहीं चाहिए, मुझे इधर वाला एक्यूट चाहिए। तो इन दोनों का सम 180 होता है, तो इसका और इसका सम 180 होता है। तो ये जो एक्यूट एंगल है इसके हिसाब से, नाम के हिसाब से AOB तो ऑब्ट्यूज आया ना, तो ये वाला निकालना पड़ेगा मेरे को। देखो दो डायगोनल के बीच में ये वाला एंगल भी बन रहा है और ये वाला भी तो बन रहा है, तो मेरे पास पहले ऑब्ट्यूज आया, अब ये एक्यूट निकालना है। तो इनका सम 180 ऑब्ट्यूज और एक्यूट का, तो एक्यूट निकल के आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस करो 50 डिग्री आ जाएगा। एक्यूट निकालना है, ऑब्ट्यूज निकालना होता तो 130 होता, बट एक्यूट निकालना है तो 50 आएगा। आई होप समझ आ गया होगा क्वेश्चन। वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक ज़रूर करना, 500 लाइक कम से कम मिलने चाहिए ताकि ये क्वेश्चन पेपर पूरा आपको सॉल्व मिल सके। एंड PYQs के लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर्स के लिए प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करिए। बार बार कह रही हूँ, इंपॉर्टेंट है फाइनल एग्जाम के लिए भी, मिड टर्म के लिए भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इफ़ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को राइट एंगल पे, तो वो क्वाड्रिलेटरल कैसा होता है। तो देखो जब भी आपको बोले ना क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल बाइसेक्ट, तो देखो बाइसेक्ट तो पैरेललोग्राम के भी करते हैं डायगोनल्स, रेक्टेंगल के भी करते हैं, बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट या तो रोम्बस के करते हैं या स्क्वायर के करते हैं, ये याद रखना। राइट एंगल बाइसेक्ट तो देखो पैरेललोग्राम पे भी करता है, रेक्टेंगल पे भी करता है, बट राइट एंगल पे बाइसेक्ट रोम्बस या फिर स्क्वायर, याद रखो। तो क्वेश्चन में देखो जो भी क्वाड्रिलेटरल में अगर ये डायगोनल्स 90 पे बाइसेक्ट कर रहे हैं, 90, ये सारे एंगल 90 बन रहे हैं अगर, तो वो दो होते हैं, या तो रोम्बस होता है या फिर वो स्क्वायर होता है। तो क्वेश्चन में कंडीशन ऑप्शन में स्क्वायर तो है नहीं, तो रोम्बस है इसका आंसर, C ऑप्शन। तो रोम्बस की एक स्पेसिफिक प्रॉपर्टी यही है कि इसके डायगोनल 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं, और ये प्रॉपर्टी स्क्वायर भी शो करता है, क्योंकि रोम्बस स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर एक रोम्बस कह सकते हो ना। हाँ, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी है तो स्क्वायर की तो होगी है ना। तो रोम्बस आपको ऑप्शन में दिया हुआ, C ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन 18 का। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। एजर्शन रीजन वाले क्वेश्चन है, इसमें 4 स्टेटमेंट है, सबको ही पता होगा, या तो दोनों एजर्शन रीजन ठीक होंगे और एक्सप्लेनेशन भी ठीक होगा, या फिर ये दोनों सिर्फ स्टेटमेंट वाइज ठीक होते हैं, या फिर पहले एजर्शन ट्रू होगा रीजन फॉल्स होगा, या एजर्शन फॉल्स होगा रीजन ट्रू होगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में एजर्शन रीजन को पहले हम ट्रू फॉल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। तो ट्राइंगल ABC ट्राइंगल PQR में AB PQ के बराबर है, AC PR के इक्वल है, BAC QPR इक्वल है। क्या ये ट्राइंगल ABC PQR के कॉन्ग्रुएंट है। तो कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपको पता होना चाहिए, तीन क्राइटेरिया मैंने बताए थे, 4 है ना। तो देखो पहली बात तो आपको बोला है ABC ट्राइंगल और PQR में AB तो किसके बराबर बोला है, AB बोला PQ। तो देखो AB अगर ऐसे बनाया ना मैंने, तो डायग्राम को मैं PQ को भी ऐसे ही बनाऊंगी, क्योंकि AB और PQ बराबर है। तो AB अगर ऐसे बनाया तो PQ को भी ऐसे बना लो, तो यानी R यहाँ आ जाएगा, है ना। अब AB PQ के बराबर बोला, AC किसके बराबर बोला, PR के। तो मैंने AB PQ के बराबर तो सिंगल कट लगाया, AC PR के बराबर है तो डबल कट लगा दिया, ठीक है। और इसके अलावा एंगल कौन सा बोला, BAC A पे बन रहा है और QPR P पे बन रहा है, जो भी बीच में वर्टेक्स होगा ना उस पर एंगल बनाना है। तो A पे और इस पे P पे, तो देखो ये और ये भी इक्वल है। तो हमें दिख रहा है कि ये वाला साइड इसके इक्वल है, ये वाला साइड इसके इक्वल है, और इन दोनों साइड्स के बीच का एंगल और इसमें भी इन दोनों के बीच का एंगल ही तो बराबर है। तो ये कौन सा क्राइटेरिया होता है, दो साइड और उनके बीच का एंगल, यानी कि ये वाला इसके बराबर साइड, ये वाला इसके बराबर, और एंगल भी बराबर, वो भी बीच वाला, है ना। तो यानी ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, यस। तो एजर्शन बिल्कुल ठीक है कि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। रीज़न देख लेते हैं। रीज़न बोल रहा है कि ये जो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है SSS कॉन्ग्रुएंसी से, नो, ये तो S से हुए ना। तो रीज़न गलत है आपका, एजर्शन सही है, रीज़न गलत है, एजर्शन सही है, रीज़न गलत है, ये C ऑप्शन में होता है, ठीक है। तो यानी कि जो 19 का क्वेश्चन का आंसर होगा वो C ऑप्शन हो जाएगा। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन 20।
assertion है, if the area of an equilateral triangle 8√3 सेंटीमीटर स्क्वायर देन द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 20 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला आना चाहिए और आपको फॉर्मूला लगा के, ये गिवन है क्वेश्चन में, कितना है 8√3। तो देखो इक्विलेटरल ट्राइंगल का मतलब समझते हो, जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती है ना, उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है एरिया का, ये याद कर लेना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये इसके एरिया का फॉर्मूला होता है। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर फॉर्मूला याद कर लेना। और ये आपको गिवन है क्वेश्चन में, एरिया कितना दिया है 8√3, यानी ये वाला एरिया इस एरिया के हमने बराबर रखा। इससे क्या होगा, √3 यहाँ मल्टीप्लाई और यहाँ भी मल्टीप्लाई कट गया, तो साइड स्क्वायर निकाल लो, ये 4 डिवाइड में यहाँ जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। अब आपको पता है स्क्वायर जब भी यहाँ से हटाना हो, क्योंकि मुझे तो साइड चाहिए ना, तभी तो मैं सेमी पेरीमीटर निकालूंगी, तो पहले साइड निकालने के लिए स्क्वायर हटाओ। स्क्वायर है जब भी यहाँ से हटता है और यहाँ लगेगा, तो स्क्वायर यहाँ से हट के यहाँ लग के रूट में चेंज हो जाता है, ध्यान रखना। यहाँ 2 पावर है ना, तो यहाँ ये पावर यहाँ जाके उल्ट रेसिप्रोकल हो जाती है। अगर ये 2 है तो ये हाफ बन जाएगी यहाँ के, है ना। अगर यहाँ 3 होती तो ये 1/3 बन जाती, यानी यहाँ से पावर अगर यहाँ जा रही है तो ये 2 है तो इसका रेसिप्रोकल पावर यहाँ बन जाएगी, तो 2 का रेसिप्रोकल हाफ बन गई। हाफ का मतलब क्या होता है, रूट होता है ना। तो साइड कितना हो गया, √4 इंटू 8। अब आपको मैंने बताया रूट को कैसे सॉल्व करना चाहिए, इसके प्राइम फैक्टर कर लो, 4 के प्राइम फैक्टर 2 2 जा, और 8 के प्राइम फैक्टर कर लो 2 2 2 2 2 जा 4 2 जा 8, है ना। प्राइम फैक्टर करने तो आते ही होंगे। अब पेयर निकालो, रूट में से हमेशा पेयर निकालने, तो ये 2 में से एक 2 बाहर आ गया, इस 2 पेयर में है ना पूरा, तो एक 2 बाहर आ गया, बट ये सिंगल बच गया तो ये अंदर ही रहेगा। अब ये मल्टीप्लाई होगा बट इससे मल्टीप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि ये दोनों तो बिना रूट के, और ये रूट का है, तो ये रूट वाला तो अंदर ऐसे ही रहेगा, ये 2 2 जा 4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो साइड आ गई मेरी 4√2। तो एरिया मुझे क्वेश्चन में गिवन था, मैंने एरिया का फॉर्मूला लिया, ट्राइंगल इक्विलेटरल का फॉर्मूला याद रखना, ये होता है। तो ये इससे मेरी साइड निकल के आई 4√2। अब मेरे को साइड नहीं निकालनी थी, मुझे क्वेश्चन में बोला था इसका सेमी पेरीमीटर जो है, सेमी पेरीमीटर वो 20 आना चाहिए। तो सेमी का मतलब समझते हो, पेरीमीटर क्या होता है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, इक्विलेटरल में तो देखो मैंने क्या बोला है, साइड है, एस है, एस है, ये तीनों साइड इक्वल होती है इक्विलेटरल में, तो इसका पेरीमीटर क्या बनेगा 3 इंटू एस। एस कितना आया इसका 4√2। अब ये 3 को 4√2 से मल्टीप्लाई कैसे करोगे, नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करो, रूट एज इट इज़ रहेगा। तो पेरीमीटर तो आया मेरा 12√2, बट क्वेश्चन में मेरे को सेमी मतलब समझते हो, हाफ पेरीमीटर होता है, यानी जो भी पेरीमीटर उसका आधा कर दो। तो ये 12√2 है, तो उसका आधा करूँगी तो 2 से ये कट के 6√2 आएगा, जबकि क्वेश्चन में ये 6√2 नहीं दे रहा, ये बोल रहा है सेमी पेरीमीटर 20 आना चाहिए। तो यानी एजर्शन तो गलत बता रहा है ना, एजर्शन क्या है आपका, गलत है। रीज़न देख लेते हैं। रीज़न है कि सेमी पेरीमीटर किसी भी ट्राइंगल का उनकी तीनों साइड का प्लस करके 2 से डिवाइड करके आता है। यस, देखो अगर मेरे पास ये ट्राइंगल है, इसकी वैसे तो यहाँ पे तीनों साइड इक्वल है, बट अगर ये तीनों साइड मान लो A B और C होती, तो पेरीमीटर तो यही होता है, इन तीनों साइड का टोटल करते, है ना, A + B + C। बट सेमी निकालना तो पेरीमीटर का मैंने क्या बोला, आधा, यानी A + B + C का आधा करना होता है, तो सेमी पेरीमीटर तो यही बनता है। तो यस, रीज़न बिल्कुल ठीक कह रहा है, सेमी पेरीमीटर क्या होता है, ABC, अगर साइड ABC दी हुई हो तो यस बिल्कुल ठीक है। हाँ, अगर ये आंसर ठीक आया होता तो एजर्शन रीज़न दोनों सही के साथ साथ क्या होता, एक्सप्लेनेशन वाइज भी ठीक होता, तब आंसर ए हो जाता। बट क्योंकि एजर्शन ही गलत है, रीज़न भले ही सही है और एक्सप्लेनेशन वाइज भी ठीक ही बन रहा था, बट एजर्शन गलत है आपका। तो एजर्शन गलत है, तो इट मीन्स एजर्शन गलत कब होता है, जब डी ऑप्शन होता है। तो डी ऑप्शन इसका आंसर है। आई होप सबको ये क्वेश्चन डिटेल में समझ आए होंगे। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि जो कंसेप्ट मैंने समझाए हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आए कि नहीं आए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि मैं इसके अदर सेक्शंस को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा सकूँ। एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो में जितने क्वेश्चन मैंने समझाए कंसेप्ट के साथ आपको समझ आए कि नहीं आए। इससे और अच्छे अच्छे क्वेश्चन पेपर मैंने प्लेलिस्ट में डाले हुए हैं, उनको सबको कर लेना। मिड टर्म की भी बनाई हुई है, एनुअल एग्ज़ाम की भी बनाई हुई है। आपकी मतलब अगर करोगे, खुद कर करके देखोगे, तो फाइनल एग्ज़ाम या मिड टर्म में आपके 95+ से नीचे तो परसेंटेज वाइज नीचे नहीं आ सकते हैं। अच्छी तरह से उन्हें करिएगा। चलिए सेक्शन बी का 1-2 क्वेश्चन डिस्कस कर लेती हूँ, उसके बाद बाकी बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो क्वेश्चन 21 देखेंगे सेक्शन बी का। यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, √50, √98, √162। तो रूट को मैंने अभी आपको थोड़ा सिंप्लीफाई करना सिखा चुकी हूँ। अभी देखो ये रूट अलग अलग अनलाइक रूट्स है, √50, √98, √162। आपको इन्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, यानी कि इनके ना प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे और इन्हें लाइक रूट्स में चेंज करना पड़ेगा। तो √50 के प्राइम फैक्टर करो, 50 के प्राइम फैक्टर करने आते हैं ना। प्राइम फैक्टर का मतलब समझ गए ना, 50 है, 5
स्टार्टिंग प्राइम फैक्टर की 2 3 5 प्राइम नंबर से करते हैं हमेशा, या तो 2 3 5 7 जो भी प्राइम नंबर है। तो पहले ये 5 पे कर दूँ तो ये 10 पे चला जाएगा, फिर 5 पे कर दूँ तो ये 2 पे चला जाएगा, फिर ये 2 पे अपने आप चला जाएगा। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या आएंगे 5 5 2। तो मैंने इसके रूट 50 को, क्योंकि ये सारे अनलाइक रूट्स है तो मुझे इसको प्राइम फैक्टर वाइज पहले सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो रूट 50 का मैंने किया 5 5 2। 98 का भी कर लो 7 7 2, देखो 98 का कर दिया तो ये 7 7 2 आ जाएगा। ऐसे 162 का कर लेना, 9 9 से 81 2। वैसे तो 9 प्राइम फैक्टर नहीं है, बट मुझे याद था कि ये 81 2 जा होता है, तो 81 9 9 होता है। अदरवाइज़ आप पूरा करके देखना। 162 के प्राइम फैक्टर 2 से जाएगा 2, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ऐसे करके पूरा प्राइम फैक्टर बनाना। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखो इसमें से एक 3 बाहर आएगा, इसमें से भी एक 3 बाहर आएगा, और 2 सिंगल है तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो यानी 3 3 या 9 रूट 2 है ना। ऐसे करके ये सिंप्लीफाई हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट ही कर दिया 9 9 9 एक बाहर आ जाएगा क्योंकि पेयर में था ना, 2 सिंगल था तो वो रूट के अंदर ही रहेगा। ऐसे 7 पेयर में है तो बाहर आ जाएगा, ये अंदर ही रहेगा। ये 5 पेयर में है तो ये बाहर आ जाएगा, ये रूट 2 अंदर ही रहेगा। तो ऐसे करके इन्हें सिंप्लीफाई करना चाहिए। अब देखो अब ये लाइक रूट्स बन गए सारे के सारे। जैसे आप प्लस की 5x में 7x को प्लस माइनस कर सकते हो ना। क्यों कर सकते हो? क्योंकि लाइक है, x है यहाँ भी और x यहाँ भी है। तो आप क्या करते हो, प्लस माइनस माइनस करते हो पहले। x है तो x को एक ही बार लिखते हो, जब भी प्लस माइनस करना हो तो x तो एक ही बार लिखते हो। 5 और 7 को सॉल्व करते हो, 5 7 करके 2 और साइन बढ़ेगा, ऐसे लगाते हो ना। सेम ऐसे ये सारे लाइक रूट्स बन गए, रूट टू सारे लाइक रूट है। अगर लाइक रूट्स है तो ये प्लस माइनस हो जाएंगे। अब माइनस प्लस करने का तरीका क्या है, पहले प्लस, ये प्लस वाला और ये भी प्लस वाला है, प्लस वाले को प्लस वाले के साथ प्लस करो। 5 और 9 आगे वाले को सिर्फ प्लस किया करो, जैसे इसमें किया ना मैंने, पहले इनको सॉल्व किया है। 5 और 9 कितना हो गया 14, और मैंने क्या कहा था x एक ही बार आएगा, तो ऐसे यहाँ रूट टू एक ही बार रूट 2 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस कर रहे हो तो ये रूट टू लाइक है तो ये एक ही बार आएगा। बस आगे वाले नंबर प्लस माइनस हो रहे हैं, ये प्लस 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 कर दिया, और ये एज इट इज़। अब ये 14 और ये 7 है तो 14 7 7 आएगा, साइन बढ़ेगा, और रूट टू 2 बार है, बट आपको तो प्लस माइनस में एक ही बार लगाना है ना। तो ऐसे करके जैसे ये रूल होता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आई होप समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको सिखाया था कि जब भी आपको बोले कि k की वैल्यू निकालो, कि ये जो पॉलिनॉमियल है और इसका ये x+3 एक फैक्टर है, तो मैंने आपको अभी समझाया था थोड़ी देर पहले कि जब भी ये इस पॉलिनॉमियल का फैक्टर होता है तो इस फैक्टर से पहले हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर ये x+3 है तो x की वैल्यू प्लस है तो ये माइनस आएगी, है ना। x की वैल्यू जो भी आएगी आप इस पॉलिनॉमियल में x की जगह पे रख दोगे। जहाँ जहाँ x दिख रहा है आपको, वो ये जो वैल्यू आई है -3, इसको x की जगह रखो, ये पावर 3, फिर 3 ऐसी, ये वाला 3 तो एज इट इज़, ये x की जगह -3, इस पर स्क्वायर, फिर k एज इट इज़, x की जगह कितना रखना है -3, एंड ये -3 एज इट इज़। और क्योंकि ये इसका फैक्टर है, तो ये फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर, इस पूरे का रिमाइंडर ऐसे निकलता है ना, तो ये रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। अब इससे k के लिए कैसे सॉल्व करोगे, पहले पावर को खोलो। 3 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 3 3 या 9 मत लिखना, 3 की पावर 3 मतलब 3 3 3 3 बार मल्टीप्लाई करना, और तीनों में माइनस का साइन है ना। तो 3 3 या 9 3 या 27, और मल्टीप्लाई में 3 माइनस होंगे तो माइनस लगता है। अगर 3 पावर है तो माइनस लगेगा, 2 पावर होती है तो माइनस हट जाता है, तो ये -27। ऐसे ही पहले पावर खोलो, 3 3 या 9, 2 बार पावर है तो ये 9 प्लस का हो जाएगा। और फिर ये इस 3 के साथ क्या हो रहा है, पहले पावर खोलो, फिर ये वाले 3 के साथ ये कुछ नहीं है ना बीच में साइन, तो मल्टीप्लाई हो रहा है, और k को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3k, और यहाँ भी 2 माइनस है तो मल्टीप्लाई में 2 माइनस क्या बन जाएंगे, प्लस, और -3 = 0। अब पहले मल्टीप्लाई करना होता है तो ये मल्टीप्लाई करो 27, एक प्लस का और एक माइनस का कट गया, 3k -3 0 के बराबर। k निकालना है तो 3k को यहीं रहने दो, -3 नंबर को उधर ले जाओ, तो ये माइनस से इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। और फिर k निकालना है तो ये जो k के साथ 3 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में चला जाएगा, ये वाला 3 डिवाइड में आ जाएगा, ये 3 तो एज इट इज़ रहेगा, फिर कट के ये 1 आ जाएगा, तो 1 आंसर है। तो सिंप्लीफाई करने तो आई होप सबको आते ही होंगे, तो 1 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है 98 का क्यूब यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। तो यहाँ पे ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होता है, सबको आता होगा। 98 की पावर 3 को आइडेंटिटी वाइज खोलना है, तो 98 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 100 के पास होता है ना, तो 100 - 2 लिख सकते हैं इसको। 100 में से 2 माइनस करके आता है और उस पर क्यूब है। अब ये आइडेंटिटी बन रही है a - b का होल क्यूब। तो आइडेंटिटी याद रखना, a³ - b³ -3a² b + 3ab²। अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस 2 जगह पे आएगा यहाँ पे, और अगर प्लस होता, मान लो ये 102 होता,
तो 102 को आप कैसे लिखते हैं 100 + 2 है ना, तो फिर ये a + b बन जाता है, प्लस में यहाँ भी प्लस होता है और यहाँ भी प्लस, यानी सारे प्लस के होते हैं। तो अब a की जगह कितना रखो, a कितना है 100, b कितना है 2, तो जहाँ जहाँ a है वहाँ 100 रखो, फिर 3 पावर, b की जगह 2 रखा उस पर 3 पावर, 3 a की जगह 100 उस पर 2 पावर, फिर b a की है 3, a की जगह 100 रखा, b कितना है 2 उस पर क्या है स्क्वायर। अब 100 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 100 की पावर 3 का मतलब 100 को 3 बार ऐसे मल्टीप्लाई करना है, 100 100 100, 3 पावर है, 3 से मल्टीप्लाई मत करना, 3 बार खोलना है, 100 100 100, तो 3 बार मल्टीप्लाई करने आता है 2 2 2, 6 जीरो लग जाएगी। 2 का 3 मतलब 2 को 3 बार खोलना है, 2 2 2 8 आ जाएगा। 100 को 2 बार खोलूँगी तो 4 जीरो बन जाएगी, और 3 2 6, तो 60,000 बन जाएगा। फिर 3 और 2 2 4, 2 2 4, 3 12 और 1 2 जीरो, 1200 बन जाएगा। मल्टीप्लाई हो रहे हैं सारे, ये इसके साथ ये इसके साथ। अब प्लस वाला प्लस वाले के साथ प्लस कर दो, माइनस वाला माइनस वाले के साथ पहले प्लस करो, माइनस माइनस प्लस करो साइन, लेकिन माइनस का, फिर इसमें से इसको माइनस करो, बहुत ध्यान से करना। ये इसका आंसर हो जाएगा 941192। तो आई होप सबको ये सिंप्लीफाई तो करना आता ही होगा, ठीक है। इसके बचे हुए क्वेश्चंस हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, सेक्शन बी, सेक्शन सी। वीडियो लंबा हो गया है इसलिए हम इसको बचे हुए क्वेश्चंस को नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, 500 लाइक कम से कम होने चाहिए ताकि आपको जल्दी से जल्दी इसकी सोल्यूशन मिले। ये इसके एक्सपोनेंट वाले क्वेश्चंस को मैं डिटेल के साथ समझाऊंगी नेक्स्ट में, कंसेप्ट के साथ। तो ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है आपके फाइनल एग्जाम के लिए तो है ही, मिड टर्म के लिए भी जिनके एग्ज़ाम नहीं हुए उनको अच्छी तरह से प्रैक्टिस करना है। प्लेलिस्ट को ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ये इसके केस बेस्ड क्वेश्चंस है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। एंड साइंस की वीडियोस, इंग्लिश की वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी चैनल के अंदर, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसको ज़रूर चेक करना अपने मिड टर्म की प्रिपरेशन करने के लिए।